सुप्रभात बच्चों। आज नवांकुर डिजी लेसन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मैं कक्षा 12 वाणिज्य संकाय में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इकाई 3 जिसका शीर्षक है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस विषय पर आपको पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जब भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो पुनर्गठन का एक बिंदु लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, जिसमें मैंने आपको 2 साझेदार वहाँ थे, 2 सवाल मैंने आपको बताए। उसमें एक साझेदार त्याग कर रहा था तो दूसरा प्राप्ति कर रहा था। 2 साझेदारों को लेकर के मैंने पुनर्गठन का एक सवाल आपके सामने रखा। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप उसको सीखने की कोशिश करेंगे, सीखते रहिए। आज उसी से मैं आगे यहाँ 3 साझेदारों को लेकर के बात कर रहा हूँ और फिर आपको अपने स्तर पर आपको अभ्यास करना है। तो सामान्यतः 2, 3, 4 साझेदारों तक का त्याग अनुपात प्राप्ति अनुपात निकालने को प्रश्न आ सकता है। तो अब यहाँ 3 होंगे तो यहाँ स्वाभाविक रूप से या तो 2 त्याग करेंगे तो 1 प्राप्ति करेगा, 1 प्राप्ति करेगा 2 त्याग करेंगे, या 1 त्याग करेगा और 1 प्राप्ति करे और 1 कुछ भी ना करे। ऐसी 3 में से कोई एक परिस्थिति बन सकती है। तो यहाँ मैंने आपकी किताब का ही एक प्रश्न लिया है, उस प्रश्न को आप देखें। यहाँ पर आपको 3 साझेदार दिखाई दे रहे हैं। जो आपकी किताब का सवाल क्रमांक 5 है, ए, बी तथा सी 4, 3, 1। 4, 3, 1 का मतलब क्या हो गया बच्चों? इन तीनों को जोड़ो, 4, 3, 7 और 1, 8। भिन्न के रूप में हम पढ़ेंगे 4/8, 3/8 और 1/8 के साझेदार हैं ए, बी, सी। भविष्य में 5, 4, 3 में बांटना चाहते हैं जी। 5, 4, 3 का मतलब हो गया 5, 4, 9 और 3, 12। जोड़ लेते हैं भिन्न के रूप में 5/12, 4/12 और 3/12 के में लाभ हानि बांटेंगे। यहाँ आपको साझेदारों का प्राप्ति अनुपात ही बताना है और त्याग अनुपात ही बताना है, दोनों की गणना करना है। अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, गौर से देखें, हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखें कैसे करना है। तो यहाँ नाम बदलेंगे, अनुपात बदलेंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता बच्चों। बट यहाँ आपके सामने 2 प्रश्न हैं कि 3 साझेदार हैं और उनका पुराना अनुपात कुछ और है और नया अनुपात उनका कुछ और है। तो अब हमें को ये बताना है कि किसके अनुपात में कमी हुई, इसको त्याग बोलेंगे, और कौन का अनुपात बड़ा अर्थात इसको प्राप्ति बोलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ऐसे देख के तो बच्चों मुश्किल पता होता है कि प्रश्न को देख करके अपन बता सकें कि किसको त्याग हो रहा है, किसको प्राप्ति हो रही है, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे आप, साझेदारों के जिस साझेदार के अपने को ये देखना है कि किसको प्राप्ति हो रही है और किसको त्याग हो रही है, उसके दोनों अनुपात लिख लेते हैं। दोनों अनुपातों में अपन क्या करते हैं, फिर दोनों अनुपातों के हर बराबर करके अपन पता कर सकते हैं कि किसको प्राप्ति हो रही है और किसको त्याग हो रहा है। तो यही काम मैंने किया है। देखो बच्चों, यहाँ चूँकि 3 साझेदार हैं तो आपने को कम से कम 2 का पता करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो बच्चों, मैंने ये काम किया है कि पहले ए के दोनों अनुपातों के हर समान करने पर हम देखते हैं कि ए का जो पुराना हिस्सा है वो 4/8 है और नया हिस्सा 5/12 है। तो इसके हर का गुणा मैं इसके अंश और हर में कर दूंगा और इसमें इसके हर का गुणा इसके अंश और हर में कर दूंगा। तो 4/8 जो पुराना अनुपात है, इसमें ये 12 का गुणा मैंने ऊपर और नीचे किया तो 48/96 आया, और इसके 5/12 में इसके हर का गुणा किया तो ये 40/96 आ गया। बच्चों में पहले भी बताया कि किसी भिन्न के अंश और हर में समान राशि से भाग देने और गुणा करने से उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये अब 48/96 और 40/96 आ गया, या इसको सरल भाषा में कहें 48 और 40 आ गया। तो पहले मान लीजिए इसको 48 रुपये मिलते थे और अब 40, तो कम हो गए।
कम का अर्थ हो गया मतलब त्याग, अर्थात इसका पहले हिस्सा ज़्यादा था, अब हिस्सा कम हो गया, अर्थात इसके अनुपात त्याग अनुपात कहलाएगा, त्याग अनुपात का सूत्र लगेगा। फिर मैंने यही काम बी के लिए किया। बी का पुराना हिस्सा 3/8 है, नया हिस्सा 4/12 है। इस 12 का गुणा मैंने इसके अंशहर में किया तो 36/96 आ गया, और इस 4/12 जो नया हिस्सा है इसके पुराने हर का गुणा मैंने ऊपर नीचे कर दिया अंशहर में, तो 32/96। तो यहाँ भी बच्चों आप देख रहे हैं कि 36 और 32 आ रहा है, पहले 36 था 32, यहाँ भी त्याग हो रहा है। तो ए और बी दोनों ही त्याग कर रहे हैं, ए और बी का पुराना हिस्सा ज़्यादा था और नया हिस्सा कम हो रहा है, तो त्याग अनुपात का सूत्र लगेगा। अब बच्चों तीसरे का हमें पता करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जब 100% ए और बी त्याग कर रहे हैं तो सी को प्राप्ति होगी। फिर भी मैंने काम करके दिखाया आपको ताकि आपको समझ में जाए। ए का पुराना हिस्सा सी का 1/8 है और नया हिस्सा 3/12 है। वही प्रक्रिया दोहराई, हर बराबर करने के लिए क्रॉस हर का गुणा कर देते हैं अंशहर में, तो 12/96 आ गया और इसका 24/96 आ गया। तो पहले इसको 12 मिलते थे, अब 24 अर्थात बढ़ गया, तो प्राप्ति हो रही है। और ये भी मैंने बताया था कि त्याग अनुपात प्राप्ति अनुपात हमेशा बराबर होते हैं। देखो इसका 8 कम हो रहा है और इसका 4, 8 और 4 12 हो गया, और इसका कितना बढ़ रहा है बच्चों, पहले 12 था, अब 24 हो गया, तो 12 बढ़ गया। तो इन दोनों का मिला करके 12 कम हो रहा है, तो इसको 100% 12 इसको ज़्यादा मिल रहा है। तो इस सवाल से ये स्पष्ट हो गया, ए और बी त्याग कर रहे हैं और सी को प्राप्ति हो रही है। तो अब बच्चों अपन वही फार्मूला लगाएंगे, ए और बी के में त्याग का फार्मूला लगाएंगे, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। आप इस विधि से भी यहाँ डायरेक्ट इसमें से इसको घटा दो तो भी उत्तर उतना आएगा, इसमें से इसको घटा दो तो उतना आएगा, और यहाँ इसके नए हिस्से में से पुराना हिस्सा घटाएंगे, क्योंकि प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात हो रहा है। आप यहाँ से आगे भी बढ़ सकते हैं और प्रश्न के हिसाब से भी अब आप देखेंगे मैंने कैसे किया है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने पुराना अनुपात लिख लिया तीनों साझेदारों का, 4/8, 3/8, 1/8, ये प्रश्न के हिसाब से है। सवाल हल करते समय सबसे पहले अपन दोनों अनुपात लिख लेते हैं जितने भी साझेदार होते हैं। नया अनुपात ए का 5/12, बी का 4/12 और सी का 3/12, ये कर लिया। फिर वो जो काम पीछे किया था वो रफ काम था, एक तरह से मैंने नोट के रूप में दिखाया आपको कि हम पता कर पाएँ कि कौन त्याग कर रहा है और कौन प्राप्ति कर रहा है। उसका तरीका आपको समझा दिया गया है, आप बार बार अभ्यास करें तो समझ में जाएगा। ए का त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात बट माइनस नया अनुपात होता है। ए का जो हिस्सा है 4/8 है पुराना, नया हिस्सा 5/12 है। 4/12 में से मैंने 5/12 को घटाया तो 2/24 आएगा। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 8 का भाग 24 में लगाएंगे तो 8 3 24, 3 बार गया, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 आ गया। फिर ये क्रिया फिर यहाँ दोहराएंगे, 12 का भाग 24 में लगाएंगे तो 12 दूनी 24, 2 में गुणा करेंगे 5, तो 12 ऋण 10 हो गए, तो 12 में से 10 गए तो 2/24 बचा, अर्थात ये 2/24 त्याग कर रहा है। ये स्पष्ट हो गया कि 2/24 भाग ए द्वारा त्याग कर रहा है। यही की प्रक्रिया बी के लिए दोहराई गई है। देखो बच्चों, बी का पुराना हिस्सा 3/8 है और 4/12 नया हिस्सा है, इसका लघुत्तम भी 24 आएगा। 8 3 24, 3 बार जाएगा, गुणा करेंगे तो 9 आएगा। 12 दूनी 24, 2 बार भाग जाएगा और भागफल में गुणा करेंगे तो 8, तो 9 में से 8 गए तो 1/24। तो ये बच्चों 2/24 त्याग कर रहा है और बी 1/24 कर रहा है, तो 100% 2 और 1 3, 3/24 होता है, तो सी की प्राप्ति 3/24 होगी और आ भी रही है, देख लीजिए आप। ए का त्याग कितना आया था बच्चों, 2/24। बी का त्याग कितना आया, 1/24। ए और बी त्याग कर रहे हैं तो सी को प्राप्ति हो रही है। प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात होता है। जब नया हिस्सा ज़्यादा होगा और पुराना हिस्सा कम होगा तभी प्राप्ति कहलाएगी। तो नया हिस्सा सी का 3/12 है, 3/12 में से पुराना हिस्सा 1/8 घटाया मैंने, इसका एलसीएम भी 24 आएगा। 12 का भाग लगाऊंगा तो 2 बार जाएगा, 3 गुणा करूँगा 6 हो गया। 8 का भाग लगाऊंगा 3 बार जाएगा, 1 गुणा करूँगा तो 3 आ गया। 6 में से 3 गए तो 3/24। त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो ये बच्चों पुनर्गठन में जब साझेदार आपस में लाभ हानि बदलते हैं, ऐसे आपको प्रश्न हल करना है।
तो मैंने 2 साझेदारों वाले 2 सवाल हल करके बता दिए, अब 3 के मैंने 1 हल करके बता दी। अब आप एक आध कहीं 4 का हो तो हल करके देख लेना। नहीं, इस तरह से आप अभ्यास करके और त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात निकालना सीखें, क्योंकि ये इस अध्याय का सबसे और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। विगत बोर्ड परीक्षा में कई बार त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात का सवाल भी पूछा गया है, थ्योरी भी पूछी गई है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आते हैं, ओटी में क्वेश्चन भी आते हैं। बस अंक बदलते हैं बच्चों, संख्याएं बदलती हैं, साझेदारों के नाम बदल जाते हैं। प्रक्रिया को आप समझ लीजिए कि कैसे त्याग निकालते हैं और कैसे प्राप्ति निकालते हैं। तो ये पुनर्गठन कहलाता है, इसको साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। पुनर्गठन मतलब साझेदार आपस में लाभ हानि अनुपात बदल रहे हैं, तो उनका किसका हिस्सा कम हो रहा है और किसका हिस्सा ज़्यादा हो रहा है। जिसका कम हो रहा है उसको त्याग बोलते हैं, सेक्रीफाई, और जिसका बढ़ रहा है इसको गेनिंग रेशो बोलते हैं, प्राप्ति बोलते हैं, नफ़े का अनुपात भी बोलते हैं। एक आपने क्वेश्चन भी लिखा है थ्योरी में, प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात में अंतर बताइए, या त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात में अंतर बताइए। अब आप उस प्रश्न को पढ़ेंगे तो अब आसानी से आपको समझ में आएगा कि त्याग क्या होता है और प्राप्ति कब होती है। त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात सामान्यतः बच्चों कब निकाले जाते हैं, ये एक प्रश्न बनता है। एक तो जब पुनर्गठन हो तब, एक जब कोई नया साझेदार प्रवेश करे तब भी निकालते हैं त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात, और एक अवकाश ग्रहण या निवृत्ति या मृत्यु के समय भी हमें त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ भी अपन ज्ञात करते हैं। अब बच्चों अगला स्टेप में बात करता हूँ महत्वपूर्ण, कि अभी आप देख रहे हैं इस प्रश्न में कि ए ने 2/24 का त्याग किया और बी ने 1/24 का त्याग किया और सी को 3/24 का फ़ायदा हुआ। तो ये काम तीनों साझेदार कोई खुशी खुशी में नहीं कर रहे कि जब चाहे इच्छा हो गई तब मर्जी से अनुपात को बदल लीजिए। तो यहाँ जो साझेदार त्याग कर रहे होते हैं, जिनके हिस्से में कमी हो रही है, इस त्याग के बदले में ये प्राप्त करने वाले साझेदार से कुछ मूल्य प्राप्त करते हैं, कुछ पैसा प्राप्त करते हैं, कुछ उनको त्याग के रूप में कुछ राशि देना होती है, जिसको अपन अकाउंटिंग की भाषा में ख्याति बोलेंगे। अर्थात एक तरह से लाभ को खरीदना या लाभ को बेचना। एक जिसको प्राप्ति हो रही है वो खरीद रहा है, जो त्याग कर रहा है वो बेच रहा है। तो इसको साझेदारी में ख्याति के नाम से जाना जाता है कि ए और बी ने अपने भाग को बेचा, लाभ को बेचा, अर्थात अपनी ख्याति को सी को बेच दी। तो फर्म की जितनी ख्याति होगी उसमें से 3 हिस्सा सी ने खरीद लिए, जिसमें से 2 हिस्सा उसने ए से खरीदे और 1 हिस्सा बी से खरीदे। मान लीजिए ख्याति की राशि 3000 रुपये हो रही है, तो 3 में से 2000 रुपये ए को देगा वो और 1000 रुपये बी को देगा। इसको ख्याति बोलते हैं। तो अब मेरा अगला बिंदु ख्याति का ही है। ख्याति का सीधा संबंध लाभ से होता है। उन्हीं व्यावसायिक इकाइयों में ख्याति होती है जिनकी लाभार्जन क्षमता सामान्य लाभ से अधिक लाभ जहाँ अर्जित होता वहीं ख्याति होती है, उसको ख्याति के नाम से हम जानते हैं। तो अगला सवाल बच्चों अब ख्याति को लेकर के है। ख्याति का आशय, विशेषताएं, लक्षण, उत्पन्न होने के कारण, उसकी प्रकृति आदि आप थ्योरी वाले विषय में पढ़े आपने। अब पुनः उसी से मैं जोड़ते हुए आपसे बात कर रहा हूँ। बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप अभी जो आपने 2 साझेदारों ने देखा कि 2 ने त्याग किया और 1 ने प्राप्ति की, तो यही बात ये ख़त्म नहीं हो जाती, आगे ये बढ़ती है कि फर्म की जो ख्याति होगी उस ख्याति का इतना हिस्सा, जो 3/24 भाग, जितनी ख्याति फर्म की ख्याति है उसका 3/24 भाग सी खरीद रहा है, और जिसमें 2/24 ए बेच रहा है और 1/24 बी बेच रहा है। तो मान लीजिए 24,000 ही फर्म की ख्याति होती है, तो 24,000 का 3/24 कितना होता है, 3000 हो जाता है आपका। वहीं की वहीं बात आ जाती है अभी, जिसमें से 2000 हम ए को देंगे और 1000 बी को देंगे। तो यदि प्रश्न में सीधी सीधी ख्याति निकली दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो ख्याति ज्ञात करने की कई विधियां हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में 3 या 4 विधियों का मैं उल्लेख यहाँ किया गया है, वो जो विगत बोर्ड परीक्षा में पूछी गई हैं, उसके आधार पर मैंने एक सवाल तैयार किया है। सवाल आपकी किताब का ही है, तो उसके विषय में आप देखते हैं क्या दिया है। देखिए, ये तो नोट है, नोट आपने देख ही लिया, इसको समझा ठीक ढंग से। हर बराबर करने से हम जब भिन्नों के हर बराबर हो जाते हैं तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी कहलाती है, छोटी वाली
छोटी कैलकुलेशन, अंश भी बराबर किए जा सकते हैं, जैसा आपको आता हो वैसा कर लें। ये आपकी किताब का ही सवाल है। 1 जनवरी 2018 को ख्याति का मूल्यांकन विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर करना है अपने को। जैसे कि मैंने बताया कि ख्याति का संबंध बच्चों लाभ से होता है। सामान्यतः ख्याति के मूल्यांकन करने के लिए 3 से 5 वर्षों के लाभ का सहारा लिया जाता है। 3 वर्षों के लाभ के आधार पर या 4 वर्षों के लाभ के आधार पर या 5 वर्षों के लाभ के आधार पर हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। 1 वर्ष के लाभ के आधार पर हम ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं कि हमें हमारे फर्म में ख्याति है भी कि नहीं, या ये लाभ ठीक है कि नहीं। इसके लिए हमें कम से कम 3 से 5 वर्षों का लाभ लेना होता है। क्रय वर्ष का मतलब होता है गुणा से होता है, उतना गुना कर देंगे, जितना औसत लाभ आएगा उसका गुना। 3 वर्षों के क्रय के बराबर 3 वर्ष मतलब 3 गुना कर देंगे। 1.5 है तो 1.5 वर्ष कर देंगे, 2 है तो 2 वर्ष कर देंगे। औसत लाभ के बराबर होगा तो फिर गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ बच्चों 5 वर्षों का लाभ दिए है। 13 में लाभ कमाया 20,000, 14 में कमाया 15,000, 15 में कमाया 3,000, हानि है लेकिन 15 में, और 16 में 30,000 का लाभ है, फिर 17 में पुनः 38,000 का लाभ है। तो ये 5 वर्ष की लाभ हानि दी है। तो सबसे पहले हमें औसत लाभ विधि से ख्याति की गणना करना है। तो औसत लाभ कैसे निकालते हैं आप ये जानते हैं, आपने कक्षा 5-10 में पढ़ा होगा। औसत लाभ निकालने के लिए हम सारी राशियों को, दी हुई राशियों को जोड़ देते हैं और उनकी संख्या का भाग लगा देते हैं। तो यहाँ 5 वर्ष हैं तो 5 वर्ष के 20, 15, 3, 30 और 18 को जोड़ देंगे। बट ये ध्यान रखना है, हानि है तो वो घटेगी, हानि है तो उसको घटा दिए जाएंगे। अर्थात 13, 14, 16, 17 के लाभ को जोड़ेंगे और जो 15 में 3,000 हानि उसको घटा देंगे, और ये वर्षों की संख्या 5 हो रही है, 5 का हम भाग लगा देंगे। इस तरह से जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो 5 वर्षों का औसत लाभ हो गया। मतलब हर साल औसतन हमने कितना लाभ कमाया दिखाएगा। अलग अलग वर्षों में तो अलग अलग है, कभी 20, 15 हो गया, फिर हानि हो गई, 30 हो गया, 38 हो गया। लेकिन इस पूरे को हम 5 वर्षों में फैला लें तो समान रूप से हमने कितना लाभ कमाया, वो औसत लाभ कहलाता है। औसत लाभ का मीनिंग ये होता है, अभी आप यहाँ देख रहे हैं अलग अलग वर्षों में अलग अलग राशि है और एक वर्ष में हानि भी, लेकिन इसका औसत निकालने का मतलब सारे पूरे लाभ को 5 वर्षों में फैला लें और 5 का भाग लगा कर देखें तो कितना एक वर्ष के लिए लाभ होता है, वो औसत लाभ कहलाता है। तो औसत लाभ विधि से ख्याति निकालने का एक तरीका है। आपने थ्योरी वाले वीडियो में देखा होगा कि ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधि है। तो एक सबसे पहली विधि है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि का यही थ्योरी है। औसत लाभ विधि में ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं या औसत लाभ विधि कैसे ख्याति की गणना करते हैं। तो हम प्रश्न के हिसाब से 3 से 5 वर्षों का औसत लाभ निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकाला मैंने, यहाँ सूत्र में आ जाइए। ख्याति का फार्मूला होता है औसत लाभ विधि में औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष होता है। औसत लाभ का मतलब जितने वर्षों का लाभ दिया उसमें वर्षों की संख्या का भाग लगा करके जो लाभ आता है वो औसत लाभ कहलाता है। क्रय वर्ष प्रश्न में दिए रहेंगे, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 1.5, 2.5 जो भी है। नहीं दिया है तो फिर औसत लाभ के बराबर ही होता है। ख्याति औसत लाभ के बराबर, 1.5 गुने के बराबर, 2 गुने के बराबर, 3 गुने के बराबर ऐसे होती है। इनको क्रय वर्ष बोलते हैं। तो फार्मूला है औसत लाभ बराबर गत 5 वर्षों का कुल लाभ। प्रश्न के हिसाब से वर्ष होंगे, चयन ध्यान रखना है। 3 होते तो 3 वर्ष हो जाते, 4 होते तो 4 वर्ष हो जाते। फिर वर्षों की कुल संख्या 5 हो गई। मैंने देखो 5 सालों का लाभ लिखा, 20, 15, हानि को मैंने ऋण में लिखा है 30, 38/5 हो गया। सबको जोड़ा 20, 15, 30, 38 को जोड़ूंगा और 3 को घटाऊंगा तो 1 लाख रुपये आएगा। ये बच्चों एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। औसत लाभ निकालते समय हानि को हम घटा देते हैं। औसत लाभ निकालते समय हानि यदि किसी वर्ष में है तो उसको घटा देते हैं। हानि 1 वर्ष में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है। तो 2 वर्षों में होती है तो 2 भी घटा देते हैं। बट लाभ ही लाभ होता तो फिर सब जुड़ जाती। बट यहाँ 4 वर्षों में लाभ है और 1 वर्ष में हानि हो रही है। ये 2-4 वर्षों में लाभ है। तो आप अपने हिसाब से इसको जोड़ घटाना कर सकते हैं। हानि को चाहो तो आप बाद में भी लिख सकते हैं। इन सबको मैंने जोड़ा और 3 को घटाया तो 1 लाख आया। वर्षों की संख्या यहाँ ध्यान रखना है, जितने वर्षों का लाभ हानि देना उतने वर्ष का ही भाग लगाना है, ना कि हानि को छोड़ करके। ऐसा करने से अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग वर्षों में अलग अलग लाभ की राशि आ रही है, लेकिन सब राशि को हम जोड़ें और वर्षों की संख्या का भाग दें।
अर्थात पूरे लाभ को हम 5 वर्षों में फैला लें, इसका मतलब ये हो गया। वर्षों की संख्या का भाग लगाएं तो वास्तव में एक वर्ष में समान रूप से कितना लाभ आ रहा है, तो 20,000 रुपये आ रहा है। 1 लाख में 5,000 का हम भाग लगाएंगे तो इस फर्म ने औसत लाभ जो कमाया, कितना कमाया, 20,000 रुपये का। इसी को औसत लाभ विधि से ख्याति निकालने का ही विधि कहा जाता है। तो एक तरह से ये थ्योरी का क्वेश्चन भी हो गया। ये सवाल से लेकर के आंसर तक मैंने आपको जो कुछ बोला है वो औसत लाभ विधि में ख्याति निकालने का तरीका बताया है। परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो जो मैंने यहाँ से लेकर के, ये तो प्रश्न हो गया, इसके लिए मैंने क्या क्या प्रक्रिया अपनाई, ये आपके सामने जो दिख रही है, इसी को आपको शब्दों में व्यक्त करना है। ऐसे सूत्र लेकर के जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप इसको लिखेंगे, लिख कर दिखा देंगे तो औसत लाभ आ गया। अब लास्ट में हम ख्याति की गणना कर लेंगे। ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष होता है। औसत लाभ बच्चों 20,000 आ गया। 3 क्रय वर्ष दिए हैं। क्रय वर्ष प्रश्न में 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसे दिए होते हैं, इनको क्रय वर्ष बोला जाता है। 20,000 गुणित 30 मतलब 60,000। इस फर्म की जो ख्याति है वो 60,000 रुपये हो गई। ये इस तरह से औसत लाभ विधि में ख्याति ज्ञात करने का एक तरीका हो गया। औसत ख्याति ज्ञात करने की और भी विधियाँ हैं, वो अगले सवाल में आपको बताऊंगा और आप इसको ध्यान से देखें। ख्याति के मूल्यांकन की विधियों का थ्योरी वाला भाग भी इसके साथ साथ आपका क्लियर हो रहा है, साथ ही साथ आपका व्यवहारिक प्रश्न भी हो रहे हैं। तो औसत लाभ के आप जितने भी सवाल दिए हैं वो ठीक इसी तरह से हल होंगे। वहाँ आपके सवालों की केवल राशियाँ बदलेंगी बच्चों, तो आप राशि बदल देना, बट ये ध्यान रखना कि कितने वर्षों का औसत लाभ पूछ रहे हैं, उतने वर्षों का औसत लाभ आपको निकालना है प्रश्न के हिसाब से। वो प्रश्न में क्लियर दिया रहता है, कोई जोड़ लो, संख्या भाग लगा दो तो औसत लाभ हो जाता है। सूत्र भी फिक्स हैं, सूत्र भी याद रखें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सूत्र पूछे जाते हैं। तो अब ये ख्याति निकालने की बच्चों जो आवश्यकता है वो इसलिए हुई क्योंकि ख्याति निकालने का जो उद्देश्य है कि जो साझेदार त्याग कर रहे हैं या जिस साझेदार को प्राप्ति हो रही है, तो इस मूल्य के बराबर उतनी राशि त्याग करने वाले साझेदारों को प्राप्त करने वाला साझेदार हमेशा देता है। ये ध्यान रखना है। ख्याति की राशि ज्ञात करने का उद्देश्य, जब साझेदारी में पुनर्गठन होता है, कोई साझेदार त्याग करता है या प्राप्ति होती है, तो फिर वो उस राशि के बराबर साझेदार उतनी राशि त्याग करने वाले साझेदारों को देते हैं। यदि मैं यहाँ ये 60,000 बताऊँ तो 60,000 को यदि अपन पिछले सवाल से जोड़कर देखें तो यहाँ मैं 24 का भाग लगाऊंगा 60,000 में और 3 का गुणा करूँगा तो जितना आएगा वो आपका सी देगा। किसको देगा? ए और बी को। तो ए का हिस्सा कितना आएगा? 60,000 गुणित 2/24 वो ए को मिलेगा और 60,000 गुणित 1/24 बी को मिलेगा। और व्यवहारिक आगे प्रश्न आएंगे तो वहाँ बात करेंगे आपके लिए। तो आज ये दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न थे परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। बड़ी ध्यान से इसको सुनें, समझें और आपकी किताब में इस तरह के जो प्रश्न दिए हैं वो हल करें। अपनी किताब जो है उसमें भी और दूसरी पुस्तकों की भी आप मदद ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें।